अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 4 जुम्मे को कहा कि ब्राह्मणा समीक्षा परिषद का क़याम ब्राह्मण तबका बिलखुसूस इस तबके में ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए किया गया। 1 फरवरी 2017 को इसका क़याम अमल में लाया गया था। उस वक्त से सालाना इस परिषद को 100 करोड़ रुपए अलॉट किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए रियासत में ब्राह्मण तबके के लिए मुख्तलिफ बहबूदी और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमलावरी की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने 4 जुम्मे को गोपनपल्ली में वीराहिता ब्राह्मण सदन का रस्मी तौर पर इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना ऐसी वाहिद रियासत है जहां ब्राह्मण सदन तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सदन में जो कल्याण मंडपम तामीर किया गया है वहां ब्राह्मण तबके के अफराद अपनी शादियां और दूसरी तकारीब मुनक्किद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक ऑडिटोरियम, एक इंफॉर्मेशन सेंटर और पुजारियों के रहने के लिए भी एक सेंटर तामीर किया जाएगा। पूरा अहाता 9 एकड़ पर मुहित है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर ऐलान किया कि बेदाया शास्त्रा पंडितों को माहाना दिया जाने वाला एजाजिया 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया जाएगा। अलावा अजीज स्कीम के तहत इस्तीफादे के लिए हद उम्र 75 साल से कम करते हुए 65 साल कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फिलवक्त 2 पादियापा नए विधेयक स्कीम के तहत रियासत में 3645 मंदिरों की मदद की जा रही है और बहुत जल्द इसमें 2796 मंदिरों का इजाफा किया जाएगा। इस तरह इस स्कीम के तहत जुमला 6441 मंदिरों का अहाता किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर ब्राह्मण तबके की बहबूद के लिए दूसरे कई ऐलानात भी किए और कहा कि IT एम्स और II और एम्स में ब्राह्मण तबके के तुलबा के लिए फीस की मुफ्त बाज अदायगी की जाएगी। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के सदर डॉक्टर प्रदीप ज्योति ने ब्राह्मण तबके के लिए खुसूसी सदन की तामीर पर चीफ मिनिस्टर की सताइश की और ब्राह्मण तुलबा के लिए ओवरसीज एजुकेशन स्कीम की तौसी पर भी चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। బ్రహ్మజ్ఞాన వాంస్తు బ్రాహ్మణ అని నిర్వచనం చెప్పారు పెద్దలు. బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వారు ఎవరికైనా బ్రాహ్మణత్వం సిద్ధిస్తుంది. వేద వాంగ్మయ విజ్ఞానాన్ని విపులముగా లోకానికి అందించేవారే విపురులు. సర్వజన హితం సర్వజన సుఖం బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్ష్యం. పురం యొక్క హితం కోరేవారే పురోహితులు. లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు అన్నది బ్రాహ్మణుల నోట పలికే జీవనాదర్శం. బ్రాహ్మణుల మనస్సు, మాట, శరీరం చేసే పని లోకహితం కోసమే. తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానం సర్వజన సమాదరణ, పేదరికం ఎవరి జీవితాల్లో ఉన్నా వారిని ఆదుకోవాలనే మానవీయ సంకల్పంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కులానికి పెద్దలైన బ్రాహ్మణుల్లోనూ చాలామంది పేదలు ఉన్నారు. వారిని ఆదుకోవడం ప్రభుత్వం తన బాధ్యతగా భావించింది. తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2017 ఫిబ్రవరి 1న ఏర్పాటు చేసింది. ఏడాదికి 100 కోట్ల రూపాయల నిధులను బ్రాహ్మణ పరిషత్కు కేటాయిస్తా ఉన్నది. ఈ నిధులతో వివిధ సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతున్నాయి. విదేశాల్లో చదువుకోవాలనే విద్యార్థులకు వివేకానంద స్కాలర్షిప్ ఇప్పటి వరకు
780 మంది విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఆదుకోబడ్డారు. పేద బ్రాహ్మణుల జీవనోపాధి నిమిత్తం బెస్ట్ అంటే బ్రాహ్మణ్ ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అనే పథకం అమలవుతున్నది. ఈ పథకం కింద పెట్టుబడి సాయంగా గరిష్టంగా 5 లక్షల గ్రాంట్ను ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది. ఇందుకోసం ఇప్పటి వరకు 150 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం వెచ్చించింది. విప్రహిత బ్రాహ్మణ సదనం తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో 9 ఎకరాల స్థలంలో 12 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అద్భుతంగా బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సదనాన్ని నిర్మించడం ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త ఒరగడికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ విధంగా ఇంత ఖర్చుతో సనాతన సంస్కృతి కేంద్రంగా तेलंगाना हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस में कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस अविनाश रेड्डी को चंद शराइत के साथ पेशगी जमानत मंजूर कर दी है। जस्टिस एम लक्ष्मण, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते समाअत मुकम्मल कर ली थी, 4 जुम्मे को हुक्म सुनाया। अदालत ने रुकने पार्लियामेंट को हिदायत दी कि वो सीबीआई से कबल वक्त इजाजत हासिल किए बगैर मुल्क न छोड़े और उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की भी हिदायत दी गई है। फाजिल जज ने अविनाश रेड्डी को हिदायत दी कि वो हर हफ्ते को 10 बजे दिन 5 बजे शाम माफ कीजिएगा हर हफ्ते 10 बजे दिन का 5 बजे शाम जून 2023 के अख्ताम तक सीबीआई ओहदेदारों के रूबरू रुजू होते हुए तहकीकात ताउन करे। जब कभी भी तहकीकात के अमल में उनकी ज़रूरत होगी उन्हें हाजिर होना होगा। अदालत ने मजीद रूलिंग दी कि सीबीआई की जानिब से दरखास्त गुजारी की गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें 5 लाख रुपए के 2 शख्सी मचलकों पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सीबीआई और विवेकानंद रेड्डी की दफ्तर सुनीता रेड्डी ने पेशगी जमानत की मुखालिफत की। तमाम फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने दरखास्त गुजारी की तहवीली तफ्तीश में कोई मुंसिफाना बात नहीं पाई। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी के कजन वाईएस अविनाश रेड्डी रवामा 3 मरतबा सीबीआई के रूबरू हाजिर होने में नाकाम रहे थे। मुमकिन गिरफ्तारी के लिए सीबीआई अहदेदारों की कर्नूल में आमद की इत्तलात के दरमियान उन्होंने एक मकतूब रवाना करते हुए सीबीआई से ख्वाहिश की थी कि उनकी वालदा की सेहत के पेश नज़र उन्हें 27 मई तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। गुज़िश्ता माह सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के वालिद वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना हाईकोर्ट के एक जज ने विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस में कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस अविनाश रेड्डी की पेशगी जमानत से मुताल्लिक केस की तहकीकात से 2 तेलुगु न्यूज़ चैनलों में मबाहिस के वीडियो क्लिपिंग तलब कर लिए। जस्टिस एम लक्ष्मण ने इस एहसास का इजहार किया कि मबाहिस के चंद शुरा के तबसरे तहरीर अदालत के दायरे में आते हैं और उन्होंने इस मामले में कार्रवाई को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के सवाबी दीद पर छोड़ दिया। उन्होंने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को हिदायत दी कि वो महा न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ में 26 मई के मबाहिस की वीडियो क्लिपिंग्स मुनासिब फैसले के लिए चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को पेश करें, ये कहते हुए कि वो सहाफ़त और न्यूज़ मीडिया का हद दर्जा एहतराम करते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दिन ब दिन इस किस्म के अहम इदारे के इक़दार चंद अफराद की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। मंशियात का इस्तेमाल न सिर्फ आवाम की सेहत और मईशत को मुतासिर करता है बल्कि माशरे के लिए भी नुकसानदा साबित होता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के इंटीग्रेटेड पुलिस कमांडेंट एंड कंट्रोल सेंटर में नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबर सिक्योरिटी के ब्यूरो के इफ्तिताह के बाद किया। उन्होंने कहा कि समाज में मंशियात के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जबकि पुलिस और दीगर इदारे उनकी रोकथाम और कंट्रोल के लिए कानून के मुताबिक सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि मंशियात का इस्तेमाल शहरों के अलावा दही इलाकों के स्कूलों तक फैल चुका है, जिससे मुल्क के मासूम बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। वज़ीर मौसूल ने अपने खिताब में कहा कि फिलहाल महकमा सीआईडी नारकोटिक्स और साइबर क्राइम के मुकदमात के साथ साथ दूसरे संगीन माशी और दीगर मामलात को भी हल करने में लगा हुआ है, मगर आज से हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन मुकदमात को हल करेंगे। आगे कहा कि दौरे हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से भी मंशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। जिस तरह काम कर रही है, मैं समझता हूं इंडिया में नंबर 1 पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है। जिस तरह हमारे सीएम साहब तेलंगाना बनने से पहले बहुत से अदर पार्टीज के एमपी से मिला करते थे, अदर पार्टीज के लीडर से मिला करते थे तेलंगाना बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में। जब भी हमारे सीएम साहब मिलते थे, लोग एक ही बात कहा करते थे, साहब तेलंगाना में लैंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, तेलंगाना में क्रिमिनल राइट्स होते हैं, कि तेलंगाना में नक्सलिज्म है और दूसरे इशू बहुत थे, पावर का इशू था, जिस तरह फार्मर्स इशू थे। हर इशू पे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने
बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। आज हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह जा रही है और उसी तरह हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी नंबर 1 सीएम है। उनका जो विजन है वो यही चाहते हैं कि हमारे तेलंगाना में जितने लोग हैं वो बहुत अमन और शांति के साथ रहे। आज मुझे साइबर क्राइम का लोगो देखकर यकीनन खुशी की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने दोनों हाथ के बीच में सारे अवाम तेलंगाना को सेव करने का बता दिया है। ये लोगो बहुत अच्छा लोगो है, जिससे बहुत अच्छा इमेज जाएगा। जिस तरह तेलंगाना बनने के बाद 1 by 1 जिस तरह हमारे डीजी साहब ने कहा, सीएम साहब ने पहली स्पीच में ही तेलंगाना फॉर्मेशन के साथ ही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में एक अच्छा सा खाका किया था कि हम किस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल करेंगे। आज हमारे केटीआर साहब डेफिनेट और डायनेमिक मिनिस्टर है, वो सारा इंडिया के अलावा सारी दुनिया में उन्हें कंपटीशन है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज आते हैं जिस स्टेट में पीस होता है वही आते। हमारे अदर 28 स्टेट के लोग भी इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश करते रहे, पर सारे इंडस्ट्रीज हमारे तेलंगाना में आने की वजह हमारे पुलिस ऑफिसर्स है और हमारे सीएम साहब है। उन्हें जहां भी जाते हैं वो बताते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर किस तरह पीस है, किस तरह अमन है, किस तरह लोग मिलकर रह सकते हैं। आज इंडिया में हमारी पुलिस जिस तरह काम कर रही है, अभी आज ही मैं व्हाट्सएप में देखा हूं, एक यूपी की जर्नलिस्ट ने खास तौर से वीडियो में बताया गया है, उन्होंने खुद बयान दिया है, वो मैं यूपी की पुलिस से मुझे साबिका पड़ता है, जाते जाते उन्होंने कहा यहाँ नजदीक पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो एक पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन वहां नजदीक था। वो पुलिस स्टेशन में उन्होंने जाकर सेल घूमने की रिपोर्ट लिखवाई, इमीडिएट एफआईआर किया गया, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पर कहा कि हम यूपी की पुलिस देखे, मैं तेलंगाना पुलिस देखने के बाद हमें इंडिया में नंबर 1 पुलिस तेलंगाना पुलिस नजर आई। ये हम पुलिस ऑफिसर को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। लोग जब तेलंगाना में आते हैं तो बिला झिझक, बिला डर खौफ के वो तेलंगाना में फिरते हैं। लोग मुझसे भी मिलते हैं। आज हमारे जितेंद्र साहब नहीं है, डीजी साहब इससे पहले जेल इंचार्ज थे, आज भी इंचार्ज है, और हमारे सिक्योरिटी भी है, वो होम सिक्योरिटी। तो उन्होंने इससे कुछ दिन पहले हमारे पंजाब के डीजी साहब को लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत से जेलों को जाकर देखा हूं, हर जगह खासतौर से पंजाब में जितने कैदी हैं 50% से। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने पार्टी के चंद कायदीन के कांग्रेस में शामिल होने से मुतालिक मीडिया के बाज़ गोशों की इतलात को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी से कोई भी कायद कांग्रेस या दूसरी जमात में शामिल नहीं होगा। अगर 1-2 कायदीन शामिल भी होते हैं तो इससे बीजेपी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी कायदीन के भरोसे पर इंतखाबात में मुकाबला नहीं करती, बल्कि अवाम के भरोसे पर मुकाबला करती है, क्योंकि इंतखाबात में कामयाबी दिलाने वाले कायदीन नहीं बल्कि अवाम होते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त पर तेलंगाना के कायदीन में कोई नाराजगी पाई नहीं जाती। ये सब मीडिया के बाज़ गोशों की जानिब से पैदा करदा प्रोपेगेंडा है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का मौक़िफ़ इंतहाई मुस्तहकम है और बीजेपी ही हुक्मरान जमात बीआरएस की मुतबादिल है, क्योंकि तेलंगाना की तश्कील में बीजेपी का भी अहम रोल था। ఏ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు జరిగినా కూడా అన్ని రాష్ట్రాల గవర్నర్ ఆధ్వర్యంలో ఉత్సవాలను జరపబోతా ఉన్నాం. ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ మనమంతా ఒకటి, మన దేశమంతా ఒకటి, చాలా ఉన్నతమైనటువంటి దేశం మనది అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో భాష వేరైనా ప్రాంతం వేరైనా మనమందరం కూడా భారతీయులమైనటువంటి ఆలోచన విధానంతో ఈ యొక్క అన్ని రాష్ట్రాల రాజధానుల్లో అక్కడ ఉండేటువంటి తెలంగాణ ప్రజలను ఆహ్వానించి ఉత్సవాలు నిర్వహించాము. అందులో భాగంగా మన ఢిల్లీలో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ నేతృత్వంలో కూడా ఢిల్లీలో జరుగుతాయి. ఆ రకంగా అస్సాంలో జరుగుతాయి. అస్సాం గవర్నర్ అయితే ఏకంగా ఫోన్ చేసి మీరు ముఖ్య అతిథిగా రావాలని నాకు ఫోన్ చేశారు. కానీ నేనే హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను కాబట్టి రాలేనని చెప్పాను. ఆ రకంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ యొక్క
తెలంగాణ అవతరణ ఉత్సవాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించాము. మనకు తెలుసు తెలంగాణ ఉద్యమము सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए और असदुद्दीन अवैसी को चैलेंज किया कि अगर ये हकीकत में बीआरएस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और बीआरएस से मुकाबला करने की उनमें हिम्मत हो तो हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर असम्बली हल्के से आने वाले असम्बली इंतखाबात में मुकाबला करें। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी की जानिब से बीआरएस पर और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीदों को ड्रामाबाजी करार देते हुए कहा कि एमआईएम मुसलमानों की वोट तो हासिल कर लेती है लेकिन उनकी तरक्की के लिए कोई काम नहीं करती। उन्होंने पुराने शहर की अबतर हालात की जिम्मेदारी एमआईएम पर लगाते हुए कहा कि क्योंकि नए शहर के बराबर पुराने शहर की तरक्की नहीं की जाती है। पंडित संजय ने कहा कि एमआईएम की तारीख रही है कि रियासत में चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या तेलुगु देशम की हुकूमत या फिर बीआरएस की हुकूमत हो, वो हर हुकूमत से मुफाहमत करते हुए अपने ज़ाती मफादात पूरे करती है। బీఆర్ఎస్ పార్టీ చూస్తున్నది వీళ్ళందరూ లక్ష్యం ఏంది భారతీయ జనతా పార్టీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారం రాకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో వీళ్ళందరూ ఒక్కడెత్తున్నారు. మేము మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం, మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఎంఏ పార్టీకి దమ్ము ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోటీ ఏమని చెప్పండి. పాత బస్తీని ఎందుకు ఎంఏ పార్టీ అభివృద్ధి చేయలేకపోయింది? కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఎంఏ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం తగ్గింది. టీడీపీ అధికారంలో టీడీపీ దగ్గర కాలు పాదాల వేసుకోవడం కూర్చున్నది టీడీపీ నాయకులది. టీఆర్ఎస్ పార్టీతో కలిసి పనిచేస్తున్నది. ఇన్ని రోజులు చేసింది ఎంఏ పార్టీ ఓటు సీట్ కోసం ఏం పని చేయలే. ఓవైసీ కుటుంబం యొక్క ఆస్తుపాస్తులు సంపాదించుకోవడము, ఆస్తులను కాపాడుకోవడము, వ్యాపారాలు చేయడం. ఓల్డ్ సిటీలో ఇంతవరకు ఒక్క కంపెనీ ఎందుకు రాలే? ఓల్డ్ సిటీలో అభివృద్ధి ఎందుకు జరుగుతలేదు? ఓల్డ్ సిటీలో యువకులు పాస్పోర్ట్లు ఎందుకు వస్తారు? ఓల్డ్ సిటీలో యువతకు ఎందుకు ఉద్యోగాలు వస్తలేవు? ఓల్డ్ సిటీ న్యూ సిటీ ఎందుకు కాలేకపోయింది? ఓల్డ్ సిటీ ముస్లింల బతుకు ఎందుకు నాశనం చేశారు? దాని మీద ఎంఏ పార్టీ నాయకులు ఫస్ట్ సమాధానం చెప్పాలి. ఏ పార్టీ అధికార పార్టీ కొమ్ము కాస్తారు కదా. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నీకెంత శ్రద్ధ ఎందుకు అర్థం కాలే? నీ దమ్ముంటే పోటీ అయ్యి డిఫైట్ రాదు నీకు. కర్ణాటకలో అందరు ఒక్కటేరు, అందరు ఒక్కటి ఇక్కడ ఒక్కటి అరే ఇక్కడ ఎవరు ఒక్కటి వాళ్ళు ఒక్కటైతే ఇది కూడా. ముస్లిం సమాజం కూడా ఎంఏ పార్టీని చీల్చుకునే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఎంఏ పార్టీని పట్టించుకునే పరిస్థితిలో ముస్లిం లేరు కాబట్టి ఇవాళ ప్లేట్ ఫిరాయించి మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ లేపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఓవైసీ అనే నాయకుడు. ఫస్ట్ ముందుగా 15 నిమిషాలు సమయం ఇస్తే నరికి చంపుతానని నీ తమ్ముని యొక్క మాటల మీద ఫస్ట్ స్పందించు. బిర్యానీ అంటే మజా పడదని నీ తమ్ముని మాటలు ఫస్ట్ స్పందించు. ఆయన మద్దతు చెప్పే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు సమాధానం చెప్పాలి వాటికి. कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने आज बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना की यौम तासीस के 10 साल पूरे होने पर रियासत भर में जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंडल सतह से लेकर रियासती सतह तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कारकुन इस जश्न में हिस्सा लेंगे। 1969 में 350 लोग गोली का शिकार हुए। उसके बाद 1200 लोग नौजवान खवातीन मरे। तो इसी वजह से सोनिया गांधी हम सभी मिले पार्लियामेंट मेंबर और राज्यसभा मेंबर मिलकर मैडम जब तक आप तेलंगाना नहीं देंगे हमारे साथ नाइंसाफी होगा। तो इसी वजह से सोनिया गांधी मालूम है तेलंगाना दिए तो आंध्र में नुकसान, उसके बावजूद भी हमारे खवातीन नौजवान बच्चे खुदकुशी कर ले रहे। श्रीकांताचारी अपने आप को पेट्रोल डाल के अपनी जिंदगी कुर्बानी करके आने वाले दिनों में नौजवान को फायदा होना, में मरे तो परवाह नहीं, तो उनका फायदा क्या काम करा। तो उसी वजह से सोनिया गांधी की मगर ये 8 साल में जो धोखा दिए, जो वादे करे, 3 एकड़ जमीन बोला, हरिंदर को चीफ मिनिस्टर बोला और
एक नौकरी बोला, 2 बेडरूम बोला, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसी वजह से आज केसीआर अपने आप को वो अपना आविर्भाव दिवस कर रहा, मगर हम बोलते सही है, आविर्भाव दिन नहीं है। तुम जब तक लोगों को वादा करे वो नहीं करे, हम ईमानदारी से सोनिया गांधी जी ये आविर्भाव दिन के वास्ते 2 तारीख को सोनिया गांधी का जो फ्लेक्स को है उसको दूध से निलाएंगे और डंडा लेके बैग लेके पूरा सिटी में भी रहेंगे और ये हर घर में जातीय डंडा चढ़ाएंगे और सोनिया गांधी को दूध से निलाएंगे। और 20 सीट तक जो वादे करे केसीआर झूठे वादे करे, वो झूठे वादे भी आवाम को बोलेंगे। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जो वादे करा 2 करोड़ नौकरी, ब्लैक मनी और पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करना, ये सब चीज किसानों के साथ भी नाइंसाफी हो रहा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया वही कांग्रेस पार्टी दी, ये भी गांव-गांव में ले आएंगे। जब कभी कोई बुलाएंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट में बुलाएंगे, मैं बराबर जाके लोगों से मिलूंगा। सदर तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी आरएस प्रवीण कुमार ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो ओबीसी तबकात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। खासतौर सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों में ओबीसी तबकात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी आबादी और उनकी काबिलियत के लिहाज से ओबीसी तबकात को खिदमात का मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10% भी ओबीसी तबकात को मुलाजमतें फराहम नहीं की गई हैं। आरएस प्रवीण कुमार ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ओबीसी तबकात के साथ इंसाफ करे। पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2023-24 के लिए पीजी, यूजी, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए दरखास्तें तलब की हैं। मुख्तलिफ मज़ामीन बशमूल स्कल्पचर एंड पेंटिंग, डिज़ाइन, लाइब्रेरी, म्यूज़िक, थिएटर, डांस, फोक तेलुगु, हिस्ट्री, टूरिज़म, लिंग्विस्टिक, जर्नलिज्म, एस्ट्रोलॉजी और योगा में दाखिले दिए जाएंगे। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट pstucet.org मुलाहिजा कर सकते हैं। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बी रमेश के मुताबिक दरखास्तों की अदखाल की आखिरी तारीख 17 जून मुकर्रर की गई है और लेट फीस के साथ 30 जून तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। निर्मल जिले में वाक़ बासर ट्रिपल आईटी कोर्सेस में दाखिलों के लिए बासर RUKT ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 6 साला इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिलों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 5 जून से 19 जून तक अहल उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। माजूरीन NCC स्पोर्ट्स कोटा के तहत दरखास्त फॉर्म दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को 24 जून तक दरखास्त फॉर्म दाखिल करने का मौका फराहम किया गया है। ट्रिपल आईटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वेंकट रमना ने बताया कि 26 जून को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मुंतखब उम्मीदवारों को 1 जुलाई के दिन रिपोर्ट करना होगा। उन्होंने मजीद बताया कि OC और OBC उम्मीदवारों को दरखास्त फॉर्म के साथ 500 रुपये फीस अदा करनी होगी, जबकि SC और ST तलबा को 450 रुपये फीस मुकर्रर की गई। ट्रिपल आईटी में दाखिले 10वीं जमात में हासिल होने वाली निशानात यानी GPA की बुनियाद पर दिए जाएंगे। 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले तलबा को दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की सहूलत नहीं है। गीली धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के जिले राजन्ना सिलसिला के धर्मारम इलाके में किसानों ने सड़क पर बड़े पैमाने पर धरना दिया। उन किसानों के अचानक एहतजाज से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन किसानों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इस एहतजाज के सबब सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस इत्तला के साथ ही वहां पहुंच गई, जिसने उन किसानों के जज्बात को सर्द करते हुए उनका एहतजाज खत्म करवाने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया गया। रियासत में मानसून की आमद के लिए मजीद 1 हफ्ता बाकी है। हम आज दोपहर दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई मकामात पर अचानक मौसम तब्दील हो गया और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के ज़राए ने बताया कि तेलंगाना में मानसून की आमद 7 जून से 11 जून के दरमियान हो सकती है। मानसून की आमद के बाद रियासत के कई मकामात पर शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। इसी दौरान आज दिन भर शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफे के बायस दोपहर 2 बजे तक इंतहा की गर्मी देखी गई। ताहम 2 बजे के बाद हैदराबाद और कई अजला में मौसम तब्दील हो गया, तेज हवाएं चलने लगी। इसके साथ ही कई मकामात पर बारिश हुई। ज़राए ने बताया कि शहर हैदराबाद के फिल्मनगर, जूबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, बालनगर, सुरारम, जिरीमेटला, हैदरनगर, ऑलविन कॉलोनी, KPHP कॉलोनी और शहर के दीगर नवाही इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर जू पार्क में शेर के बच्चे की मौत हो गई। कर्नूल जिले से शेर के 4 बच्चे जो हाल ही में अपनी मां से बिछड़ गए थे, देखभाल के लिए तिरुपति जू पार्क लाया गया था। उनमें से एक की मंगल की शव मौत हो गई। चिड़ियाघर के जिम्मेदारों ने कहा कि बकिया बच्चे सेहतमंद हैं। चिड़ियाघर के एहलकारों ने उनको रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया। हाल ही में जब उन शेर के बच्चों की देखभाल करने वाला उनको दूध पिला रहा था तो एक बच्चे की टांग टूटी हुई पाई गई। मंगल की रात शदीद बीमार उस शेर के बच्चे ने दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट के करीब शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस प्रोजेक्ट के करीब तामीराती कामों में मसरूफ बाज अफराद ने इसकी वीडियो ली। इस मुख्तसर वीडियो में देखा गया है कि जंगली जानवर सड़क अबूर कर रहा था। इस वीडियो के सामने आते ही मकामी अफराद खौफजदा हो गए। महकमे जंगलात के ओहदेदार भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने उस इलाके का तफसीली मायना भी किया। ये ओहदेदार इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शेर कहां से आया और कहां जा रहा था। इसके सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं। पुष्पा 2 फिल्म के अदाकारों को ले जाने वाली बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नारकेटपल्ली में पेश आया। जराये के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के जरिए ये फनकार जा रहे थे कि रास्ते में इस बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस आरटीसी बस से टकरा गई। इस वाकये में कई फनकार शदीद जख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। इस सड़क हादसे की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को एम्बुलेंस गाड़ियों में करीबी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जेर इलाज हैं। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हादसे की वजह जानने के लिए करीबी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुष्पा 2 की शूटिंग चल रही है। रात को फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद फनकारों को लेकर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस नलगुंडा से हैदराबाद जा रही थी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की चौकस कांस्टेबल ने खातून मुसाफिर की जान बचा ली, जो बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में सवार होने के दौरान गिर पड़ी थी। मंगल को सुबह तकरीबन 9 बजे वाकया पेश आया, जहां निंगमपल्ली फलकनुमा एमएमटीएस ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी और मुकर्रर वक्त की तकमील के बाद ट्रेन रवाना हो रही थी कि इस दौरान सरस्वती नामी खातून मुसाफिर ने उजलत में ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, जिसकी रफ्तार तेज हो गई। इस दौरान ये खातून अपने तवाजुन खो बैठी और ट्रेन के अलावा प्लेटफॉर्म के दरमियान फासले में गिर पड़ी। प्लेटफॉर्म पर उस वक्त ड्यूटी पर मुतैन आरटीएफ कांस्टेबल के सुनीता ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए उस खातून को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे मुसाफिरीन भी सरस्वती की मदद के लिए पहुंच गए थे। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अवाम में भरोसा पैदा करने और जराइम की वारदातों की रोकथाम के सिलसिले में पुराना शहर हैदराबाद के कालापत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में कल शब पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या की निगरानी में पुलिस ने तकरीबन 250 मकानात की तलाशी ली। पुलिस ने नामुनासिब नंबर प्लेट्स या फिर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में उलटफेर पर मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस ने जराइम की वारदातों पर मकामी हिस्ट्री शीटर्स को इंतबाह भी दिया। पुलिस ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो पुलिस को इस इलाके में होने वाली गैर समाजी सरगर्मियों से वाकिफ करवाए। पुलिस ने तकरीबन 40 गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिनके दस्तावेजात नहीं थे। 38 टू व्हीलर से साथ साथ यहाँ पे हम लोग को कॉर्डन सर्च करते वक्त 15 रोडीज मिले जो बाहर हो गए थे। उन लोगों को काउंसलिंग दिया। साथ साथ सस्पेक्ट शीट 7 लोग मिले। कारोबार में पार्टनर की जानिब से धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए एक बाइक शोरूम के मालिक ने सेल्फी वीडियो बनाते हुए खुदकुशी कर ली। ये वाकया हैदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले जगतियाल के कथलापुर से ताल्लुक रखने वाला बाइक शोरूम का मालिक नरेश अपनी इस वीडियो में कहा कि उसके शोरूम के पार्टनर प्रताप ने उसको धोखा दिया है, इसलिए वो मायूसी के आलम में ये इंतहाई इकदाम कर रहा है। उसने कहा कि उसके पार्टनर ने उसके साथ धोखा किया और नाइंसाफी की, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। उसने कहा कि प्रताप के साथ मिलकर उसने 6 स्कीमा शुरू की थी, जिससे 2 स्कीमात मुकम्मिल हो गई। प्रताप को शोरूम का मुकम्मिल इंचार्ज उसने बनाया, उसके नाम पर बैंक खाता भी खोला। उसने कहा कि प्रताप ने उसको धोखा दे दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।